दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रोज नया ऐलान कर रहे हैं। महिला सम्मान स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 24 घंटे साफ पीने के पानी की सप्लाई देने का ऐलान किया, जिसकी शुरुआत राजेंद्र नगर इलाके से हुई, जहां अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी पहले एक घर में पहुंचे, जहां केजरीवाल ने खुद पानी पिया। ये पानी बिल्कुल साफ है और जैसा आपने देखा कि मैंने टूटी से मुंह लगा के ओक लगा के पानी पिया है और ये 24 घंटे आ रहा है, तीसरी मंजिल तक बिना पंप के पानी चल रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लोगों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे घर में जाकर लोगों के साथ चाय पी और नाश्ता किया। उसके बाद राजेंद्र नगर के पांडव नगर की डीडीए कॉलोनी से 24 घंटे साफ पानी सप्लाई की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली के घर घर में 24 घंटे पाइपलाइन से पीने का साफ और स्वच्छ पानी पहुंचेगा। 2020 के चुनाव में मैंने वादा किया था लोगों से कि पूरी दिल्ली में अगले चुनाव तक 2025 तक हम कर देंगे। थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि बीच में 2.5 साल कोरोना आ गया। उसके बाद इन्होंने 2-2.5 साल हमारे को फर्जी केस में हमारी टीम तितर बितर हो गई। कभी मनीष सिसोदिया जी जेल में, कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मैं जेल में। अब उन सारी चीजों से निपट गए हम लोग। दरअसल कुछ महीने से लोग गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत कर रहे थे, जिससे लोग बीमार भी हुए। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली सरकार पर आरोप भी लगाए। आज भी जाएंगे गरीब बस्तियों में तो आप ये देखेंगे कि ना तो वहाँ पे साफ पानी आता है, ना वहाँ पे बिजली फ्री मिलती है, ना वहाँ पे सीवर लाइन है। वहाँ पे रोज इतना कूड़ा डलता है और जब दिल्ली में बारिश होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। तो उनके सारे दावे बिल्कुल ही झूठे हैं और इस बार दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। भी वादे इन लोगों ने किए थे वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सिर्फ लोगों को धोखा मिला है और आज उस धोखे से लोग परेशान होकर ही आज आम आदमी पार्टी से लोगों को विमुख होना। लेकिन केजरीवाल की साफ पानी सप्लाई की शुरुआत एक तीर से 2 निशाना मारा जा रहा है। पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों की चिंता तो दूर होगी ही, साथ ही चुनाव में फायदा मिलने की भी उम्मीद है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर एक्टिव है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के दूसरे लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने 28 प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए, जबकि 7 सीटों के उम्मीदवारों को पेंडिंग में रखा गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अलका लांबा का है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए आसिम अहमद को भी टिकट दे सकती है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें संदीप दीक्षित को पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फर्दर चर्चा की ज़रूरत है, तो वो दोबारा उनके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन निश्चित ही एक बेहतर लिस्ट आपके सामने आएगी, जिसमें सभी वर्गों को, सभी हमारी चाहे युवा हों, हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हों, महिलाएं हों, उन सभी को इसमें समाहित किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी बूथ स्तर पर काम करने में जुटी हुई है। इस बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली के लिए घोषणा पत्र के वादों पर भी चर्चा की। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच बांग्लादेशी एंगल पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाया, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता सियासी तीर चलाते नजर आए। क्योंकि चुनाव करीब है, लिहाजा दिल्ली पुलिस मदनपुर खादल इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाती नजर आई। इस दौरान फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ और 5 बांग्लादेशी जबकि उनके 6 मददगार गिरफ्तार किए गए। ये गैंग फर्जी वेबसाइट से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाते थे। कहाँ रहने वाला हो, कहाँ घर है तुम्हारा, यही पूछताछ किया जा रहा है। दरअसल घुसपैठियों के खिलाफ एलजी के आदेश के बाद दिल्ली में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें अब तक 175 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई, जबकि पुलिस ने 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अनुमान के मुताबिक पूरी दिल्ली में 1500 से अधिक बांग्लादेशी संदिग्ध मौजूद है, जो आने वाले इलेक्शन ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं। वो अलग बात है कि घुसपैठिए के मुद्दे पर तमाम दल सियासत कर रहे हैं। एक ट्रेन से और जंगलों के रास्ते देश के अंदर आए तो बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। ये किस पार्टी के वोटर हैं
ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के चुनावी दंगल में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। करीबन 2 महीने तक दिल्ली पुलिस को स्पेशल ड्राइव चलाने के निर्देश मिले हैं और तब तक सियासी दलों से सियासी तीर भी ऐसे ही चलते रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के संविधान के बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी आक्रोश में है। एसपी और कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया और करीबन 8 साल बाद मायावती की पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यूपी की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर प्रदेश भर से कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। अंबेडकर की प्रतिमा के पास भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर मौजूद रहे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। प्रदर्शन की अगुवाई बीएसपी संयोजक आकाश आनंद ने की और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी देश के कई राज्यों में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर पटना में कांग्रेस ने संविधान बचाओ मार्च निकाला। ये मार्च पटना के गर्दनी बाग के अंबेडकर प्रतिमा से शुरू हुआ और जैसे ही शहीद स्मारक की ओर बढ़ा, पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। इस साल 26 नवंबर को प्रधानमंत्री ने संविधान का ओरिजिनल कॉपी को माथा टेका। उसका नतीजा क्या होगा? नया संविधान बनेगा। उनका मकसद ही यही है। इस संविधान नहीं चाहते हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा, ये सारे एविडेंसेस उन्होंने देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। अंबेडकर 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 अंबेडकर। दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार और अमित शाह को घेर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर अब सियासत जारी है। विपक्ष की ओर से बयानों और बीएसपी के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और बीजेपी के खिलाफ हो रहे विरोध पर पार्टी का बचाव किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान हुए एक वाकये का जिक्र किया। यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता? समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है? ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी के हर सरकारी अस्पतालों में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर डबल इंजन की सरकार में लगी है। संविधान दिवस का आयोजन भी प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस अब खुद इस मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की सामने आई एक तस्वीर ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नेहरू के समय से ही कांग्रेस लगातार बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करती आ रही है। कल जिस तरह से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब की तस्वीर को घुटनों पर पैरों पर रखकर अपमान किया है, सच में मन पीड़ा से भरा।
ये बाबा साहब की अपमान करने की नेहरू जी के समय से कोशिश चल रही है। जीतू पटवारी की ये तस्वीर तब सामने आई जब वो पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जीतू पटवारी ने बाबा साहिब की एक तस्वीर उल्टी कर अपने पैर पर रखी और उस पर कुछ लिखने लगे। ये नजारा कैमरे में कैद हो गया, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर बाबा साहिब का अपमान करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को लेकर इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक में भी जोरदार हंगामा हुआ। बैठक के दौरान बीजेपी पार्षद अपने हाथों में जीतू पटवारी का पोस्टर लेकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के बाबा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन जीतू पटवारी की इस तस्वीर ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगी सब्जी से लेकर राशन तक महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बढ़ी हुई महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कालकाजी इलाके में एक सब्जी मंडी में पहुंचे थे, जिसका उन्होंने अब एक वीडियो शेयर किया। कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है। जिसमें कुछ महिलाओं के साथ राहुल गांधी एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचे और सब्जियों के दाम को लेकर मोल भाव करते हुए नजर आए। पहले लहसुन का भाव पूछा। लहसुन कितने का है? 400। कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव। 90 रुपए देना है। कुछ तो कम करो। चलो 10 रुपए। इस मोल भाव में 100 रुपए पाव वाला लहसुन 90 रुपए में खरीदते हैं और आगे दूसरी दुकानों की ओर चल पड़ते हैं। जिस भी दुकान पर जाते हैं सब्जियों के दाम आसमान पर, चाहे वो प्याज हो या फिर दूसरी सब्जियां। महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है सब्जी खरीदने के बाद राहुल गांधी एक घर में पहुंचते हैं, जहां महिलाओं के साथ चाय पर महंगाई की चर्चा करते हैं। बताइए महंगाई के बारे में, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? महंगाई की बात यही है, 20,000 अगर किसी को मिलता है, 20,000 में अब ये लगा लो गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, घर का खर्चा, किराया देना, बाल बच्चा का खर्चा। अब उसमें इतनी महंगाई में क्या बचेगा? महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान ने मंत्री जी को गजब की माला पहनाई। कहां तो मंत्री नितेश राणे का भाषण चल रहा था और कहां रैली में प्याज का मुद्दा मंत्री जी के गले पड़ गया। हुआ यूं कि मंत्री नितेश राणे मंच पर अपना संबोधन दे रहे थे, तभी मंच पर एक किसान की एंट्री होती है। मंत्री जी को लगा कि होगा कोई फैन जो तारीफ करने या माला पहनाने आ रहा होगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। किसान ने जैसे ही माला पहनाने की कोशिश की, मंत्री जी ने सिर कद्र से झुका दिया। मंत्री जी को तो किसान ने प्याज की माला पहना दी। अब नितेश राणे करते तो क्या करते, लिहाजा उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन होशियार किसान ने इस बात का फायदा उठाया और मंत्री जी का माइक खुद संभाल लिया। किसान के माइक संभालते ही मामला बिगड़ गया और फौरन पुलिस ने किसान को हिरासत में ले लिया। हालांकि मंत्री नितेश राणे ने रहमदिली दिखाते हुए किसान की समस्या सुनने के निर्देश दिए, लेकिन मंच पर जो कुछ हुआ वो खुद एक मुद्दा बन गया और मंच से उतरने के बाद किसान की पहनाई प्याज मंत्री जी के गले पड़ गई। परमाणु बम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। सोचिए अगर परमाणु युद्ध कहीं छिड़ जाए तो लोग कैसे बचेंगे। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने परमाणु हमले से बचने का तरीका खोज लिया है। अब सवाल यह है कि कैसे, तो देखिए आप। क्योंकि परमाणु बम जब फटता है तो ऐसी तबाही आती है कि आसपास की हर चीज नष्ट हो जाती है। जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था तो पूरा शहर जलकर राख हो गया था और उस धमाके का असर आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने परमाणु बम से बचने का रास्ता खोज निकाला। मैं समझता हूँ भाई दुनिया के अंदर परमाणु शक्ति का तो खतरा है ही है, तो उससे कैसे बचोगे? उसमें भी एक गाय ही काम करेगी। अगर हम कच्चा मकान कहीं बना ले और उसमें गऊ के गोबर को लीप ले तो आप परमाणु शक्ति से भी बचोगे, बीमारियों से भी बचोगे। मंत्री श्याम राणा ने ये दावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान दिवस में कही। मंत्री जी के मुताबिक गाय का गोबर उन्हें परमाणु हमले से बचा सकता है, क्योंकि गाय के गोबर में बहुत ताकत होती है। लेकिन उनका ये अटपटा बयान अब वायरल हो रहा है, क्योंकि विज्ञान तो कहता है कि जहां परमाणु बम फटता है उसके आसपास के दायरे में आने वाली हर चीज नष्ट हो जाती है। लेकिन मंत्री जी को लगता है कि गाय का गोबर उन्हें परमाणु बम से बचा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले ही पोस्टर वॉर यहां शुरू हो गया है।
क्योंकि पटना में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसके जरिए प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसा गया। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था, प्रदेश की कर रहे हैं दुर्गति और यात्रा का नाम रखे हैं प्रगति। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर और आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया गया है। आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पलटवार किया और दावा किया कि तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले, प्रदेश की जनता नीतीश कुमार के साथ है। तेजस्वी छोड़िए ना, विपक्ष के नेता तो विधवा विलाप करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, कल बेतिया गए थे, अपार समर्थन था, जनसमूह था। संभल हिंसा को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस जांच में जुटी है। एफएसएल की टीम भी हिंसा वाली जगह पर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। अब तक 41 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा में और कितने लोग शामिल थे। आज भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। दंगाइयों की भीड़ में शामिल आकिब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आकिब पर पुलिस के हथियार लूटने के भी आरोप हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की गई। पुलिस की जांच के दायरे में अभी 97 लोग हैं, जबकि 400 लोग ऐसे हैं जिनके पोस्टर जारी करने की तैयारी चल रही है। क्राइम सीन का मुआयना करने के लिए फॉरेंसिक टीम और बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। संभल में हिंसा 24 नवंबर को हुई थी और आज जो है 24 दिसंबर है। पूरा 1 महीना बीत चुका है और इसी के साथ ही यहाँ पर जो जांच की टीम जो पहुंची है, लगातार इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर चल रही है। और सोमवार शाम को एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, जिनके पास में जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैं वो भी इस टीम में शामिल थे। जो संभल के एसपी हैं के बिश्नोई, वो भी इसमें शामिल थे। एफएसएल टीम ने हिंसा वाली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मस्जिद के पास जांच की गई। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि गोली कहां से आई। पुलिस पर जो हमला हुआ और जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, उन सभी जगहों पर जांच टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश के संभल में 40 साल बाद खुले शिव मंदिर को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज मंगलवार के दिन मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। जय घोष के साथ भारी संख्या में भक्त यहां मंदिर में पहुंचे और फिर पूजा अर्चना की। हर हर महादेव के जय घोष के साथ आज भक्त शिव मंदिर पहुंचे। अपने आराध्या की विधिवत पूजा अर्चना की। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भक्तों की भीड़ प्राचीन मंदिर में उमड़ आई। मंगलवार का दिन था, लोगों में उत्साह था। भक्तों ने फूल, माला, प्रसाद लेकर बजरंगबली की पूजा अर्चना की। आस्था के फूल लेकर भक्तों ने भगवान शिव का पूजन भी किया और शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। ये जो मंदिर 40 साल के बाद खुला है, लोगों में काफी उत्साह है, जिससे काफी दूर दूर के लोग जो मिलने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर एक डेस्परेशन है कि ये यहाँ पर किसी तरीके से दर्शन कर पाएं। हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बेजीर पड़ता है, वहाँ से आए हुए हैं और बाबा का दर्शन करने, जो कि 40 साल पुराना मंदिर था, उसके लिए हम लोगों में बहुत उत्साह रही थी। सुबह 5 बजे निकलकर और अब पहुँचे हैं और बालाजी महाराज का दर्शन करा है, भोले जी का दर्शन करा है। संभल के खग्गूसराय इलाके में आज बजरंगबली की गदा चली, या यूं कहें कि हनुमान मंदिर के पीछे एक मकान के अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए, खग्गूसराय इलाके में स्थित ये है प्राचीन हनुमान मंदिर और इसी मंदिर के बगल में मकान के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए तिरपाल लगाया गया है। मजदूर मकान की छत पर हथौड़ा चला रहे हैं और अवैध कंस्ट्रक्शन को गिरा रखे हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मजदूरों की टीम मकान के अंदर दाखिल हुई थी। मकान के बढ़े हुए छज्जे को तोड़ा जा रहा है। इसी दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद थी। इसी बीच लाडम सराय इलाके में एक और प्राचीन कुआं मिला। प्राचीन कुएं को विशेष समुदाय के लोगों ने कूड़ा करकट डालकर बंद कर दिया था। जब नगर पालिका कर्मी खुदाई के लिए पहुंचे तो इलाके के लोगों ने विरोध किया। विरोध के चलते 1 घंटे तक कुएं की साफ सफाई का काम नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस ने इलाके के लोगों को समझा बुझाकर कुएं की खुदाई और साफ सफाई शुरू की। संभल में 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूप होने का दावा किया गया है, जिसकी खोज लगातार जारी है। और चलिए अब बात स्वाद के शौकीनों की कर लेते हैं। चाहे आधी रात हो या भरी दोपहरी, कुछ खाने की तलब लग जाए तो मोबाइल उठाया, ऑर्डर किया और फेवरेट डिश हाजिर। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया वालों ने इस साल सबसे ज्यादा खाया क्या? तो हम आपको बता दें, बिरयानी जो है वो स्विगी की रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकंड में बिरयानी के 2 ऑर्डर्स हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा बिरयानी खाई गई है। भारतीयों ने हर मिनट 158 बार बिरयानी ऑर्डर की और इस मामले में हैदराबादी सबसे आगे रहे।
स्विगी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2024 में उसके प्लेटफॉर्म पर बिरयानी के कुल 8.3 करोड़ ऑर्डर्स आए, यानी फेवरेट फूड में नंबर 1 का खिताब जीता है बिरयानी ने। और अब बात नंबर 2 की कर लेते हैं, तो ये खिताब डोसा को जाता है, क्योंकि 2024 में डोसा दूसरी सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश रही। इसके कुल 2.3 करोड़ ऑर्डर एक साल में डिलीवर हुए। भारतीयों के फेवरेट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये खिताब स्नैक्स कैटेगरी के चिकन रोल को जाता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे। कट्टरपंथी वहां रह रहे हिंदू समाज के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला बांग्लादेश के रगमपुर का है, जहां हिंदू समाज के कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कट्टरपंथियों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने कीर्तन को बंद करवा दिया। बताया गया कि रंगपुर जिले के डिमला गांव में स्थित शीतला मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदू समाज के कई लोग शामिल हुए। कीर्तन चल ही रहा था कि कुछ कट्टरपंथियों ने वहां धावा बोल दिया और कीर्तन बंद कराने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि कीर्तन होने की वजह से उन्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। इस दौरान काफी देर तक वहां बहस होती रही। बाद में कट्टरपंथियों के डर की वजह से लोगों ने कीर्तन को बीच में ही रोक दिया। हिंदुओं पर अत्याचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना, हिंदू समाज के लोगों के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की खबरें अक्सर वहां से सामने आती रहती हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि शिकायत के बाद भी वहां की पुलिस ऐसे मामलों में कोई एक्शन नहीं लेती। उत्तर प्रदेश में शिवलिंग मिलने का सिलसिला जारी है। संभल, मेरठ, अलीगढ़ और जौनपुर में शिवलिंग मिलने के बाद अब गाजियाबाद में कब्रिस्तान के पास शिवलिंग मिला है। आरोप है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री में 150 साल पुराने शिवलिंग को ढक दिया गया था। जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को मिली, लोगों में आक्रोश फैल गया। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना करने की मांग की, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाउंड्री वॉल तथा शिवलिंग और मजार सभी पुराने हैं बहुत। आज से करीब 10 से 15 साल पुराना निर्मित है, कहीं कोई नया निर्माण नहीं है और अभी दोनों ही पक्षों में गांव के कहीं भी कोई उसमें विवाद नहीं है। हालांकि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों समाज के लोग सामने आ गए और कब्रिस्तान में पीर की बाउंड्री वॉल ढककर शिवलिंग को अलग से रास्ता दिया गया, तब जाकर विवाद सुलझा। जो कब्रिस्तान के अंदर पीर के भी अंदर था, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, दोनों समाज हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बिना लड़ाई बिना झगड़े के वहाँ पर एक कार्य संपन्न हुआ और वहाँ पर जो है रास्ते का निर्माण चालू हो गया है। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के मोदी नगर का है। 150 साल पुराने शिवधाम पर अब लोग पूजा करने पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव की जयकारे लगाए जा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। यानी महादेव का एक और धाम मुस्लिम मोहल्ले से आजाद हो गया, जिसे कब्रिस्तान की दीवार के अंदर कैद करके रखा गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नफरती भाईजान ने हिंदू मुस्लिम एकता को चोट पहुंचाने की एक अजीबोगरीब साजिश रची और 100 साल पुरानी दरगाह को ढहा दिया, जिसके बाद बुडाना इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया और नफरती साजिश रचने वालों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग सामने आ गए। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। दीपावली और होली पर अधिकतर हिंदू पूजा करते हैं। पीर के पीछे जिन व्यक्तियों की जमीन है, ये भूमाफिया व्यक्ति, इन्होंने अपने निजीकरण यूज के लिए आज तक पीर को वशीकरण किया हो। यानी जमीन कब्जाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसी साजिश उन्होंने रची कि सामाजिक सौहार्द का ताना बाना बिगड़ जाए। लेकिन नफरती भाईजान को ये नहीं पता था कि पीर की मजार पर हिंदू भी उतनी ही आस्था रखते हैं जितनी मुस्लिम। लिहाजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग विरोध में आ गए। उस मजार को गुलजारुद्दीन, अमीर और अमान द्वारा अपने 15-20 साथियों के साथ में उस मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर मैं पुलिस फोर्स की और एलजीएम बुढ़ाना द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। पब्लिक द्वारा जो प्राप्त किया उसको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यानी नफरती भाईजान ने निजी फायदे के लिए मजार को भी नहीं बख्शा। लेकिन अब पुलिस पीर की मजार गिराने वाले आमान और अमीन को तलाश रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने कासकर के महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया।
जो कावेसर इलाके में नियोपोलिस हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है। दावा है कि ये फ्लैट कथित तौर पर जबरन वसूली से हासिल किया गया था। ये फ्लैट मार्च 2022 से अस्थायी कुर्की के तहत है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये इलाका मुंबई से सटा हुआ ठाणे का इलाका आता है। सूबे के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहीं से आते हैं और यहीं पर एक इलाका है जीबी रोड पर मौजूद की एक बिल्डिंग है, पुलिस का इस बिल्डिंग का नाम है। और यहाँ पर इस बिल्डिंग नंबर 1 में जो 405 नंबर का फ्लैट है 4th फ्लोर पर, उसको ईडी ने यहाँ पर कल पूरी तरीके से सील कर अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला ठाणे पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल की ओर से 2017 में दर्ज की गई FIR से जुड़ा हुआ है। ईडी की जांच में पता चला कि इकबाल कासकर और उसके सहयोगी मुमताज शेख और इसरार सईद ने कई कारोबारियों से प्रॉपर्टी और पैसे वसूल किए थे। बिल्डर पर दबाव डालकर प्रॉपर्टी मुमताज शेख के नाम पर करवा ली गई थी, जिसके बाद इस फ्लैट में मुमताज शेख के साथ कुछ लोग रहने आए थे, लेकिन एक दिन वो अचानक वहाँ से चले गए। कुछ 7-8 महीने रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद वो अचानक एक दिन फरार हो गए थे। तो जब हमारी सोसाइटी फॉर्म हुई है, जब हमने डॉक्यूमेंट्स सबके कलेक्ट किए बिल्डर से, तो अभी इनका डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं। नए साल पर अगर आप परिवार के साथ मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि भारी भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है। नए साल के मौके पर लोग बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए भारी संख्या में लोग मथुरा पहुंच रहे हैं और हालात अभी से बेकाबू हो गए हैं। हजारों की संख्या में लोग वृंदावन बांके बिहारी पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन के भीड़ को नियंत्रित करने में हाथ पांव फूल रहे हैं। भीड़ इतनी है कि प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया। बांके बिहारी मंदिर में गुजरात के जामनगर से अपने परिवार के साथ दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को कुछ युवकों ने धक्का दिया। इस दौरान वृद्ध महिला श्रद्धालु के बेहोश होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई। लेकिन अब इस भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें मंदिर प्रशासन ने बुजुर्ग, बीमार और बच्चों को भीड़ में न लाने की अपील की है, क्योंकि हर रोज भीड़ के दबाव में बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। क्रिसमस से लेकर नए साल तक मथुरा वृंदावन में भीड़ का दबाव रहता है। सामान्य रोगियों से भी मंदिर आने से पहले दवा लेकर आने की सलाह दी गई है। इसके अलावा नए साल पर ट्रैफिक रूट बदलाव को लेकर भी योजना बनाई जा रही है, ताकि गाड़ी से आने वाले लोग भी सतर्कता बरतें। संगम तट पर आस्था के महाकुंभ का औपचारिक आगाज तो 13 जनवरी से होगा, लेकिन महाकुंभ क्षेत्र में रात का विहंगम और अलौकिक नजारा अभी से ही मन को मोह रहा है। LED बल्ब की दूधिया रोशनी और फसाड लाइटिंग से तंबुओं की नगरी जगमगाने लगी है। संगम के आसपास के पौराणिक मंदिरों और झूसी के रेलवे ब्रिज पर फसाड लाइटिंग लगाई गई, जो रात में बेहद अलौकिक और भव्य नजर आती है। सड़कों के किनारे पोल पर लगाए गए सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह धार्मिक अनुभूति करा रहे हैं। 4000 हेक्टेयर में बसाए गए महाकुंभ क्षेत्र में अभी तक 48,000 से अधिक LED लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक 67,000 LED लाइट्स लगाई जाएंगी, जबकि पौराणिक मंदिरों में फसाड लाइटें लगाई जा रही है। संगम की धरा पर लगने वाला महाकुंभ रात में कैसा होगा और अभी यहाँ का नज़ारा किस तरीके का है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा संगम क्षेत्र का है। अभी ये मेला पूरी तरीके से बसा नहीं हुआ है, लेकिन रात का जो नज़ारा है वो आप इन लाइटों के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से तंबुओं की नगरी जो है वो अब आकार ले रही है और रात का जो नज़ारा है वो बेहद बेहंगम है। और अभी का ये दृश्य है तो आप समझ सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जनवरी में जब महाकुंभ का आगाज़ होगा तो यहाँ का नज़ारा किस तरीके से रहने वाला है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज होगा, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इसके लिए अस्थायी तौर पर 4000 हेक्टेयर में तंबुओं का एक पूरा शहर बसाया जा रहा है, जिसमें लाखों कल्पवासी और श्रद्धालु रहेंगे। महाकुंभ के वैभव कहे जाने वाले सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के अलावा चारों पीठों के शंकराचार्य भी पधारेंगे। उम्मीद है कि इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भी आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के धरातल पर एक अनोखा संकल्प उतारेगा, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये संकल्प है 11,000 त्रिशूल की अद्भुत साधना का, जिसका मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदू राष्ट्र निर्माण है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए 10,000 गांव के किसानों, गरीब जनता और रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों से भिक्षा लेकर 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष एकत्र किए गए। जो आप रुद्राक्ष जो आप देख पा रहे हैं, ये वो रुद्राक्ष हैं। ये लगभग 5 करोड़ 51 लाख
रुद्राक्ष जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 5,51,00,000 रुद्राक्ष जो है वो यहाँ पर कुंभ में लाए गए हैं। और ये कोई मामूली रुद्राक्ष नहीं है, ये वो रुद्राक्ष है जो पूरे देश भर से यहाँ पर सभी घरों से जो गरीब मजदूर और जो लोग हैं उनके घरों से ये रुद्राक्ष जो है वो एकत्रित किए गए हैं। त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ में भगवान शिव की साधना का अनोखा संकल्प श्रद्धालुओं को इस बार दर्शन के लिए मिलने जा रहा है। रुद्राक्षों से बनने वाली ये ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की कृपा से संसार के समस्त प्राणियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए स्थापित होने जा रही हैं। यह दिव्य ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंची है। तीर्थराज प्रयाग में 13 जनवरी से धर्म और अध्यात्म का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले ही संगम नगरी पूरी तरह से भक्तिमय नजर आ रही है और देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक अनुभूति कराने के लिए योगी सरकार ने अनूठे प्रयोग भी किए और इसकी झलक प्रयागराज में हर तरफ देखने को मिल रही है। हर तरफ श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली पेंटिंग पेड़ों और दीवारों पर दिखाई दे रही है। कहीं पेड़ों पर भगवान शिव की पेंटिंग तो कहीं भगवान गणेश की पेंटिंग से संगम नगरी के कण कण में देवताओं को उकेरने का प्रयास किया गया। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की पेंटिंग भी लोगों को खूब लुभा रही है। कई जगह भगवान विष्णु को भी कलाकार ने उकेरा है। इसी तरीके से पीपल के पेड़ों पर गणेश भगवान की तस्वीर और तमाम जो देवी देवता हैं, तमाम जो साधु संत हैं, उनके जो चित्र हैं वो एक तरीके से यहाँ के जो पेड़ हैं उस पर उकेरे गए हैं। तो सीधे तौर पर जो संगम आने वाले श्रद्धालु हैं उनको धार्मिक अनुभूति कराने के लिए यहाँ के न सिर्फ दरो दीवार बल्कि जो पेड़ हैं वो भी कराएंगे। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस बार ट्रेंड घोड़े पर भी महाकुंभ की पहरेदारी करेंगे। ट्रेंड घोड़ों पर महाकुंभ की पहरेदारी करेंगे। इन घोड़ों को जांचने पर रखने के लिए आज एडीजी अमिताभ यश ने घुड़सवारी की। एडीजी ने घोड़े पर बैठकर महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संगम तट पर बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी के साथ तमाम आला अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आपने आमतौर पर कार वालों को पैदल राहगीरों या गूगल मैप के सहारे चलने वालों को रास्ता भटकते देखा होगा, लेकिन कभी ये सुना है कि ट्रेन ही रास्ता भटक गई, वो भी वंदे भारत जैसी ट्रेन। गोवा जा रही वंदे भारत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुंबई से मडगांव के लिए रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रास्ता भटक गई। ठाणे के दीवा स्टेशन से इसको पनवेल की ओर जाना था, लेकिन ट्रेन पनवेल की ओर जाने के बजाय कल्याण की ओर मुड़ गई। जैसे ही ये खबर रेलवे अधिकारियों को मिली, हड़कंप मच गया और फौरन वंदे भारत को कल्याण स्टेशन ले जाया गया और वहां से वापस दीवा स्टेशन लौटने के बाद ट्रेन ने अपना सफर जारी किया। रेलवे अफसरों का दावा है कि सिग्नल में गड़बड़ी के चलते ट्रेन गलत रूट पर चली गई थी, क्योंकि जहां से ट्रेन को अपने रूट पर मुड़ना था वहां के सिग्नल में टेक्निकल दिक्कत थी, जिससे वंदे भारत गलत ट्रैक पर चली गई। इस गड़बड़ी के कारण ट्रेन को 90 मिनट की देरी हुई और इसे गंतव्य तक पहुंचने में समय लगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि गलत ट्रैक पर जाने के बाद भी कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण के दौरान बवाल हो गया। मिल प्रशासन और किसानों के बीच झड़प हो गई, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। मामला लगभग 176 किसानों की 35 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे एथेनॉल फैक्ट्री के लिए अधिग्रहण किया जाना था। पुलिस बल के साथ मिल प्रशासन जमीन अधिग्रहण के लिए पहुंचा तो वहां हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए और इस अधिग्रहण का विरोध शुरू किया गया। अधिग्रहण से नाराज किसानों ने टीन शेड के कब्जे को उखाड़ फेंका। इसी बीच मिल के कर्मचारियों को मिल प्रशासन ने लाठी देकर किसानों के विरोध में उतार दिया। उसके बाद पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। ऐसा लग रहा था कि युद्ध के लिए दो सेनाएं आमने सामने आ गई, लेकिन विरोध करने वाले आधा दर्जन किसानों को मिल के कर्मियों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कुशीनगर के हाटा में अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड को एथेनॉल फैक्ट्री लगाना है, जिसके लिए तमाम किसानों ने सहमति दे दी, लेकिन 90 किसान अपनी जमीन पर मिल द्वारा किए जा रहे कब्जे का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के डीग जिले से किडनैपिंग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा को कार सवार लोगों ने सरेराह किडनैप कर लिया। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने जब किडनैपिंग का विरोध किया तो दबंगों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे बचकर लोग भाग खड़े हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक सफेद कलर की बोलेरो कार आकर रुकती है। कार में सवार लोग नीचे उतरते हैं और वहां से गुजर रही छात्राओं के ग्रुप की ओर बढ़ते हैं।
इसी दौरान कार सवार दबंग एक छात्रा को जबरन उठाकर गाड़ी में डाल लेता है। ये घटना उस वक्त हुई जब छात्रा अर्धवार्षिक परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकल रही थी। जांच में पता चला कि किडनैपिंग छात्रा के ससुराल वालों ने ही की है। ठंड अपने पूरे शबाब पर है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हिल स्टेशंस पर लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे ठंड यहां पर बढ़ गई है। ये वीडियो कश्मीर के पीर पंजाल का है। यहाँ बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। लगातार गिरते तापमान से नदी और झरने भी जम गए हैं। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर थाना मंडी, देहरा की गली और बफलियाज इलाके में है। श्रीनगर में भी सर्दी का सितम जारी है। तापमान लगातार माइनस में है, जिसके चलते डल झील पूरी तरह जम गई है। ठंड से उत्तराखंड के चमोली का हाल भी बुरा है। यहाँ पहाड़ों पर ही नहीं, सड़कों पर भी बर्फ जम गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में बर्फबारी के चलते भीषण ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान से गिर रही सफेद बर्फ जन्नत का एहसास करा रही है, लेकिन बर्फबारी ने ठंड भी बढ़ा दी है। बर्फबारी का ये नजारा आराध्य देव कमरूनाग मंदिर के पास का है। शिमला में तो इतनी बर्फ गिरी है कि सड़क पर चलने की जगह नहीं बची है। मशीनों के जरिए बर्फ हटाई जा रही है। हालांकि नए साल और क्रिसमस से पहले शिमला में बर्फबारी से सैलानियों की बल्ले बल्ले है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी है। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे और बारिश ने तो मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल बारिश के बाद आज धूप भी नहीं निकली, जिससे ठंड और बढ़ गई। नोएडा में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही। सर्द हवाओं ने तो मुश्किलें और बढ़ा दी। आने वाले दिनों में मौसम का सर्द मिजाज यूं ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई, जिसके चलते ठंड और बढ़ गई। राजस्थान के जोधपुर में भी मौसम ने करवट ली है। कल से यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन वाली ठंड बढ़ा दी है। घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। शाहजहांपुर में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल से ही यहाँ बादल छाए हुए हैं। कोहरे ने तो मुसीबत और बढ़ा दी। 2 दिन से यहाँ सूरज के दर्शन तक नहीं हुए, जिसके चलते ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। यूपी में भी इस समय भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रखे हैं। बर्फबारी देखने के लिए अगर आप पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भीषण बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर चक्का जाम है। आलम यह है कि पहाड़ों पर हजारों गाड़ियां जाम में फंसी पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग के आसपास 1500 गाड़ियां और 8000 से ज्यादा सैलानी बर्फबारी के बाद फंस गए। पहाड़ों पर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को रेस्क्यू के जरिए लोगों को निकालना पड़ा। धुंधी के पास के एरिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये वो वाहन है जो पिछले कल रात से ही यहां पर फंसे हुए हैं। बाहर निकालने की जद्दोजहद जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां पर की जा रही है। सड़क पर बढ़ती फिसलन के बाद आलम यह है कि रात भर सैलानियों को गाड़ियों में रात गुजारनी पड़ी। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर एक एक गाड़ियों को निकाला गया। और अभी भी अटल टनल के पास हजारों गाड़ियां फंसी हैं। ऐसे में पहाड़ों पर जाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। कश्मीरी पेपरमाशी कारीगरों के लिए क्रिसमस ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, क्योंकि क्रिसमस से पहले पेपरमाशी हस्तशिल्प की विदेशी बाजारों में डिमांड खूब बढ़ जाती है। और इन कारीगरों को न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलता है। क्रिसमस के मौके पर सजाए जाने वाले सेंटा क्लॉज हो या गुड़िया या फिर सितारे, गेंद और अन्य क्रिसमस आइटम, इन्हें पेपर माशी कारीगर इतनी बारीकी से बनाते हैं कि उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पूरी दुनिया में जब क्रिसमस सजता है तो वहाँ क्रिसमस के मौके पर कश्मीर की कलाकारी भी दर्शाई जाती है। इससे न सिर्फ कश्मीर की कला पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, बल्कि कश्मीर के इन आर्टिसनों को रोजगार भी मिलता है। दरअसल त्योहार से पहले ही क्रिसमस बल्ब, घंटियां, छोटे सेंटा क्लॉज, हिरन, लटकते सितारे और चांद के आभूषण खूब बिकते हैं। बताया गया कि सबसे ज्यादा मांग अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और दूसरे देशों से आती है। दुनिया में जितने भी मुल्क है वहाँ क्रिसमस के आइटम जाते हैं, चाहे दिल्ली से बाहर, बाहर से अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी, हर वर्ल्ड के जितने भी मुल्क है उसमें क्रिसमस शामिल होते हैं। जो हमारी प्रोडक्शन वो वहाँ तक पहुँचती है।
बेंगलुरु पहले ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी यूं ही बह गया। ये देखिए, जमीन से पानी की तेज धार निकल रही है। पाइपलाइन से तेज रफ्तार में पानी आसमान की ऊंचाई तक फव्वारे की तरह बह रहा है। गुंडापुर इलाके में पीने के पानी की मुख्य पाइपलाइन है जो फट गई, जिससे भारी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। ये पाइपलाइन टीके हल्ला से बेंगलुरु को पीने का पानी सप्लाई करती है, लेकिन अब बेंगलुरु में जल आपूर्ति बाधित हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। हालांकि सूचना मिलने के बावजूद जल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खबर लिखे जाने तक मौके पर नहीं पहुंचे। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में भीषण अग्निकांड हो गया है। एक रिहायशी इलाके के घर के अंदर अचानक आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, आग की हाहाकारी लपटों ने इन घरों को अपनी आगोश में ले रखा है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। घर से आग की विनाशकारी लपटें और धुआं निकल रहा है। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और फिर आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू हुई। आग लगने की यह घटना कुंड बेल्ट के नौबाग इलाके में एक रिहायशी मकान में हुई। हालांकि सूचना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। जंगल में सिर्फ जंगल का कानून ही चलता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी न कभी शिकार हर किसी का होता है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में एक हाथी को बाघ ने दौड़ा दौड़ा कर कुछ इसी तरह मार डाला और तीसरे दिन हाथी की लाश जंगल में पड़ी मिली। हैरत की बात यह है कि बाघ और हाथी के इस द्वंद की तस्वीरें कैमरे पर कैद हुई हैं। बिजरानी पर्यटन जोन में बाघ 3 दिन से तस्कर का पीछा कर रहा था। गश्ती दल ने उसे भगाने का प्रयास भी किया, पर उसकी आक्रामकता के आगे कोशिश काम नहीं आई। बाघ ने हाथी को इतना दौड़ाया कि आखिर में वह निढाल होकर जंगल में गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। अधिकारियों के अनुसार हाथी के पोस्टमार्टम के दौरान भी आसपास बाघ की दहाड़ सुनाई दी। फॉरेस्ट अफसरों का दावा है कि गश्त पर निकले वनकर्मियों ने शुक्रवार को बाघ और हाथी के बीच संघर्ष को देखा, तो उन्होंने जख्मी हाथी को बचाने के लिए बाघ को भगाने का प्रयास किया।